आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का टॉपिक न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसके पहले वाले वीडियो में मोमेंटम से रिलेटेड हम लोगों ने एक बहुत सारा ऑब्जर्वेशन देखा था। अगर वो अब वीडियो आप लोग देख लेंगे तो यहाँ पर कंसेप्ट समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो उस वीडियो में हम लोगों ने जो ऑब्जर्वेशन देखा था तो उसमें देखा था कि कैसे फोर्स मास वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम इंटरवल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वो कंसेप्ट को यूटिलाइज करके न्यूटन ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिराइव किया, जो बताता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन इच द फोर्स एक्ट्स। यानी न्यूटन सेकेंड लॉ बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, कोई बॉडी मोशन कर रही है, अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका मोमेंटम चेंज होगा, और जो मोमेंटम चेंज होगा उसका जो रेट होगा, हम मोमेंटम को टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे तो वो चेंज इन मोमेंटम का रेट निकल जाएगा। तो वो बोलता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स के, यानी जो हम फोर्स लगाएंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आइए देखते हैं। एक बच्चा ये साइकिल चला रहा है, ये साइकिल पर पैडल मार रहा है, यानी साइकिल पर वो फोर्स लगा रहा है। तो हम देखते हैं कि अगर बच्चा जब यहाँ पर है तो उस समय उसका मान लेते हैं वह फोर्स एफ अप्लाइड कर रहा है, और उस समय इसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसको मान लेंगे ए भी है, और इस समय ये फोर्स लगाना चालू करता है, पैडल के थ्रू साइकिल पर फोर्स लगाना चालू करता है। और कुछ समय के बाद यह साइकिल चलाते समय यहाँ पर पहुँच जाता है। तो यहाँ पर पहुँचने में उसको टाइम इंटरवल लगा डेल्टा टी, यानी यहाँ से यहाँ तक उसने फोर्स लगाया, पैडल के थ्रू बाईसाइकिल पर फोर्स लगाया। तो फोर्स लगाया तो इसका वेलोसिटी वो चेंज हो गया, वेलोसिटी हो गया v प्लस डेल्टा v। यहाँ पर वेलोसिटी v था और चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v हो गया, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी हुआ वह v प्लस डेल्टा v हो गया। और मान लेते हैं कि इसका मास m है, तो यहाँ पर जो मोमेंटम था, क्या था, मोमेंटम के बारे में हम लोगों ने पहले स्टडी कर लिया है, P इक्वल टू एम भी, यानी मोमेंटम यहाँ पर एम भी है। और यहाँ पर मोमेंटम क्या है, यहाँ पर मोमेंटम P इक्वल टू एम, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गया, v प्लस डेल्टा v। तो यहाँ पर जो मोमेंटम होगा m प्लस डेल्टा v। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम चेंज्ड बाई डेल्टा p, जो चेंज इन मोमेंटम को हम लिखेंगे डेल्टा p एम डेल्टा v। अगर ये फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा एम डेल्टा v। तो ये देखिए, अभी न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, एफ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p बाई डेल्टा टी, यानी जो चेंज इन मोमेंटम है डेल्टा p है, और रेट हम निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम का जो रेट निकालेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उसको डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा था, डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा एफ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। इसको हम लिख सकते हैं एफ इक्वल टू, ए प्रोपोर्शनल को हम निकालेंगे तो उसकी जगह पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, ये कांस्टेंट को मान लेते हैं के है, के इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो अब देखिए, वेयर के इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी टेकिंग द लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अगर हमें टाइम इंटरवल जो
लिए थे हम, यहाँ से यहाँ जो टाइम इंटरवल, हम टाइम इंटरवल को बहुत छोटा लेते हैं, इतना छोटा लेते हैं कि इसको हम डेल्टा टी टेंस टू जीरो, लगभग ये जीरो के इक्वल हम टाइम इंटरवल यदि लेते हैं, देन टर्म डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये जो टर्म है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी becomes the derivative or differential coefficient of p with respect to t denoted by delta dp by dt। ये हम मैथ में पढ़े हैं कि अगर डेल्टा टी को बहुत कम कर दिया जाए तो ये डेल्टा पी बाई डेल्टा टी हो जाता है डी पी बाई डी टी, और ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो आइए अब देखते हैं, एफ इक्वल टू के डी पी बाई डी टी, ये हम लोगों ने जो न्यूटन सेकेंड लॉ का डिफिनेशन है उसे लिया। फॉर ए बॉडी ऑफ फिक्स मास, अगर कोई बॉडी है उसका मास फिक्स है, यानी तो क्या हो जाएगा, डी पी बाई डी टी, ये डी पी बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, और p की जगह हम m भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो बोल्ड में लिखा हुआ है ये वेक्टर क्वांटिटी है, p यानी मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये देखिए ये क्या हो गया, इक्वल टू m, m को हम बाहर करते हैं तो ये m डी वी बाई डी टी, और डी वी बाई डी टी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी हो गया। ये चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं एम ए, यानी डी पी बाई डी टी हो गया एम ए। दैट इज सेकेंड लॉ कैन आल्सो बी रिटेन एज एफ इक्वल टू के एम ए। तो हम एफ को क्या लिख सकते हैं, के, और इसकी जगह आ गया डी पी बाई डी टी की जगह आ गया एम ए, तो एफ इक्वल टू के एम ए। अगर हम के को मान लेते हैं 1, के इक्वल टू 1, क्योंकि के कांस्टेंट है, हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं के इक्वल टू 1, तो द सेकेंड लॉ देन इज, तो फोर्स क्या हो जाएगा, के सॉरी एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी इक्वल टू एम ए। ये हो गया न्यूटन्स का सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल फार्मूला, एफ इक्वल टू एम ए। द एसआई यूनिट force is one that causes an acceleration of 1 meter per second square to a mass of 1 kg. This unit is known as Newton. 1 Newton equal to 1 kg meter per second square. तो फोर्स का जो यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो हम एक न्यूटन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो मान लीजिए कोई एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है, और उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका एक्सेलरेशन, बॉडी में एक्सेलरेशन होगा। तो 1 kg के बॉडी में अगर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर वह फोर्स क्रिएट करता है, तो उस फोर्स को हम 1 न्यूटन बोलेंगे। The SI unit force is one that causes an acceleration of 1 meter per second square to a mass of 1 kg। यानी हम किसी 1 kg बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, और वह फोर्स बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन अगर क्रिएट करता है, तो हम उस फोर्स को 1 न्यूटन कहेंगे। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट द सेकेंड लॉ। तो आइए हम कुछ इसके कुछ पॉइंट को हम लोग समझते हैं। ये तो हमारा डिफिनेशन हो गया, एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी इक्वल टू एम ए, यहाँ पर के इक्वल टू 1 है। तो इन द सेकेंड लॉ एफ इक्वल टू 0, और यहाँ पर मान लेते कि एफ इक्वल टू 0, यानी बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, देन ए क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर एफ इक्वल टू 0 यहाँ पर करते हैं तो ए भी पार्ट हो जाएगा 0, तो यानी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। तो द सेकेंड लॉ इज ऑब्वियसली कंसिस्टेंस विथ द फर्स्ट लॉ।
तो हम लोगों ने न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में भी क्या देखा था कि किसी बॉडी पर अगर हम फोर्स से अप्लाई करते हैं, ने एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया, यानी उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी चेंज करने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो एक्सेलरेशन जीरो है, यानी यह न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ भी, इससे हम लोग न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ को भी समझ सकते हैं। अगर फोर्स इक्वल टू जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है, यानी उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। और न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ बोलता है कि किसी बॉडी का अगर वेलोसिटी को चेंज करना है तो उसमें हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यानी अगर किसी बॉडी पर फोर्स इक्वल टू जीरो है तो यानी एक्सेलरेशन भी उसका जीरो है। द सेकेंड पॉइंट जो है, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ए वेक्टर लॉ। इट इज इक्विवेलेंट टू थ्री इक्वेशन, वन फॉर ईच कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है उसको वेक्टर लॉ भी कहते हैं। इट इज इक्विवेलेंट टू थ्री इक्वेशन, वन फॉर ईच कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स। अगर कोई बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हैं और उसके मान लेते हैं कि फोर्स है उसके जो बॉडी का जो वेलोसिटी है उसके डायरेक्शन में नहीं है, तो हम उस फोर्स को तीनों डायमेंशन में उसका कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं। जैसे ये मान लेते कि बॉडी है और इस पर ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स एफ लग रहा है, तो इसको हम तीन कंपोनेंट में इसके फोर्स को हम लिख सकते हैं। जो एफ एक्स हो गया फोर्स, ये मानते हैं एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में है तो उस डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट है एफ एक्स हो गया। उसी तरह ये वाई डायरेक्शन है तो इस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट एफ वाई हो गया, और ये जेड डायरेक्शन है तो इस डायरेक्शन में उस फोर्स का कंपोनेंट हो गया एफ जेड। तो हम कोई फोर्स को उसके तीन कंपोनेंट में हम लिख सकते हैं, तीनों कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में। तो ये देखिए द थर्ड पॉइंट क्या है, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लीकेबल टू ए सिंगल पॉइंट पार्टिकल। जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन्स का, वह सिंगल पॉइंट ऑफ पार्टिकल के लिए अप्लीकेबल है। जैसे ये एक इसको मान लेते हैं एक पॉइंट, तो ये सेकेंड लॉ है इसके लिए अप्लीकेबल है। अगर मान लेते कोई बहुत बड़ा बॉडी है, जैसे ये बॉडी है, तो इस पर भी हम सेकेंड लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका कंडीशन क्या है कि यह रिजिड होना चाहिए, यह बॉडी रिजिड होना चाहिए। और एक सिस्टम मान लीजिए दो बॉडी है, एक ये बॉडी है और एक बॉडी है, तो इस पर भी हम लोग न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए, acceleration here and now is determined by the force here and now, not by the history of the motion of the particle। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, एक्सलेशन किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है तो एक्सलेशन उसमें जिस टाइम पर और जहाँ पर लगाएंगे वहाँ ही एक्सलेशन वहाँ तक ही रहेगा। उसके बाद अगर हम फोर्स लगाना बंद कर देते हैं तो एक्सेलरेशन भी उस बॉडी पर नहीं रहेगा। तो जैसे देखते हैं यह बच्चा एक बॉल लिया है, इसको थ्रो करता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करता है। तो देखिए जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करता है तो इस पर मान लेते कि यह फोर्स एफ लगाया, तो जो एक्सेलरेशन हो गया बॉल का वो हो गया एफ डिवाइडेड बाई एम। हम इसे निकाल लेंगे, इस फार्मूला से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू एफ बाई एम हो जाएगा। ये एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, और ये जो एक्सेलरेशन है कब तक रहेगा, जितनी देर तक ये बॉल पर फोर्स लगाया, जब तक उसके हाथ में बॉल थी उस समय तक ही ये एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेगा। जैसे ही वो बॉल को थ्रो कर देगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन ख़त्म हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन उसके बाद बॉल पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं लगेगा।
तो जब यह बॉल को थ्रो किया, जैसे ही उसके हाथ से बॉल निकला उस समय उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी होता है क्या, v प्लस यू प्लस ए टी। तो मान लेते हैं कि या इस इनिशियल वेलोसिटी जीरो था तो इसका यू जीरो हो जाएगा, तो वेलोसिटी क्या होगा ए टी, यानी इस समय जितना एक्सेलरेशन रहेगा और जितनी टाइम के लिए उसने फोर्स लगाया वो उसके इक्वल वेलोसिटी हो जाएगा, यानी v इक्वल टू ए टी। यानी जब बॉल इसके हाथ से जैसे ही निकलेगी उस समय बॉल का वेलोसिटी हो जाएगा ए टी, और ये हम यहाँ से निकाल लेंगे। और जितनी देर के लिए वह हाथ से बॉल को थ्रो किया, थ्रो करने में उसको जितना टाइम लगा उसको हम टी मान लेंगे, तो यह ए टी हो गया वेलोसिटी उसका। लेकिन देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा काम कर रहा है। जब बॉल यहाँ पर था तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, जब बॉल यहाँ पर आया उस समय भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, और यहाँ पर भी जब बॉल आया उस समय भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉल पर लग रहा है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉल पर फोर्स लग रहा है, तो ये देखिए बॉल नीचे आते जा रहा है, लेकिन हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्स लगना बंद हो गया। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी था वही उसी वेलोसिटी से हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ये बॉल मूव करेगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी इंक्रीज करते जाएगा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में वह वेलोसिटी हमेशा लग रहा है। तो आज का टॉपिक समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर watching।